गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। और कल मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख के भेजा था, 14 ठो। ठीक है ना? तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो उससे शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है ना? और आप लोग स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा है, टाइम है। जितना स्टडी कीजिएगा उतना बेहतर होगा और नॉलेज भी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है? तो आपको तैयारी करना है ना? तो ऑब्जेक्टिव का भी तैयार करना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का भी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का भी नोट्स बनाइए और उसका भी तैयारी कीजिए, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी तैयारी कीजिए। और ये पेपर जो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि MAC और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो टोटल होगा 100 मार्क्स का, है ना? तो चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना? मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखिए। ठीक है? तो पहला तो है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इस डेट को क्या बना रहा हूँ। ठीक है? वीडियो देखिए। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो बिल्कुल देखते नहीं है क्या? स्क्रीनशॉट लेके उसको रखने से कोई फायदा नहीं। जब तक आप जो वीडियो में भेजता हूँ उसको सुनकर कॉपी में उतारिएगा तभी होगा। जैसे कि मान लो वीडियो भेजे, उसका स्क्रीन रिकॉर्डर में रख लिए और सुने नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको सुनना है और उसके बाद जो मिस्टेक्स वगैरह होता है उसको भी बताना है ना? ठीक है, चलो आज का डेट बताओ। ये मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पर आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है कि आप लोग बोले सर, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग का रिक्वेस्ट उसको तो ध्यान देना होगा। और सब्जेक्ट तो है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम्म। और टॉपिक है, लेसन है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर किस चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम है, देखिए, चैप्टर है इन्फ्लेशन। जरूर पढ़िएगा इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। हम्म। और कहाँ मिल जाएगा? तो आपको मिलेगा गूगल में। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं तो इस बार नोट्स आप लोग का बहुत, क्योंकि इतना इतना है, किसका किसका नोट्स बनाए, टाइम नहीं है। तो इसका MCQ बता रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है? और नेम, प्रोफेसर नेम लिखिए। हम्म। और कॉलेज का टूर्नामेंट वगैरह भी चल रहा है, फुटबॉल का। आप लोग जो लाइव लाइव यूट्यूब से मैं लाइव भी करता हूँ, आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए। फुटबॉल टूर्नामेंट घर में है तो देखिए। उतना अच्छा कैमरा तो नहीं, जो कैमरा वही धुंधला आता है, तो कोई बात नहीं, उसी को देख लीजिएगा। हम्म। आज भी किए थे यूट्यूब से लाइव। आप लोग ध्यान, आप लोग को नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है, मैं बार बार बोला हूँ कि केवल सब्सक्राइब करने से नहीं होगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक आइकन बेल होता है, उसको पुश कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल में कीजिएगा। अगर पर्सनल में करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगर ऑल में कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आएगा, है ना? और बार बार आप मिस कर रहे हैं। हम्म। मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है?
व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहा हूँ। चलिए, इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोलूंगा, आप लिखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप सुनकर लिखिए। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पर यही है, वेन देयर इज इन्फ्लेशन, वेन देयर इज इन्फ्लेशन। ठीक है, वेन देयर इज इन्फ्लेशन। ठीक है, वेन देयर इज ए इन्फ्लेशन, INFLATION, वेन देयर इज इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन जो हुआ, वेन देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इंक्रीज इन द रेट मनी, इट इज कॉल्ड एज। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वेन देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन द क्रेडिट मनी, है ना, वेन देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन द क्रेडिट मनी इट इज कॉल्ड एज। अब चार ठो इसका आंसर क्या है, सुनिए ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है डिवैल्यूएशन ऑफ इन्फ्लेशन। पहला ऑप्शन क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ इन्फ्लेशन। और बी ऑप्शन में जो है ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। और तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन में जो है क्रेडिट इन्फ्लेशन। और डी में है सेमी इन्फ्लेशन, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, है ना, वो होगा आपका क्रेडिट इन्फ्लेशन। इसका सही आंसर क्या होगा, क्रेडिट इन्फ्लेशन, है ना, लिखिए क्रेडिट इन्फ्लेशन, है ना। इसका सही आंसर होगा क्रेडिट इन्फ्लेशन। समझ में आ गया बात। हम्म, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम्म, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, वेन प्राइस राइज रैपिडली, वेन प्राइस वेन प्राइसेस, प्राइसेस की स्पेलिंग PRICES, वेन प्राइसेस राइज रैपिडली, RAPIDLY, वेन प्राइसेस राइज रैपिडली इट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है, ऑप्शन को सुनिए और जवाब लिखिएगा। पहला ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन में है वर्स्ट इन्फ्लेशन। वर्स्ट का क्या स्पेलिंग है, WORST, वर्स्ट इन्फ्लेशन। अब बी ऑप्शन में है क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और सी ऑप्शन में है हाइपर हाइपर HYPER, हाइपर इन्फ्लेशन। और डी ऑप्शन में है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, इसका सबसे सही आंसर होगा हाइपर इन्फ्लेशन, यानी व्हेन प्राइस when prices rise rapidly it is called hyper inflation। क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। हाइपर इन्फ्लेशन का स्पेलिंग बता दिए, HYPER, हाइपर हो गया। इन्फ्लेशन का स्पेलिंग बता दिए, INFLATION, इन्फ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन्फ्लेशन इज
unjust. Inflation is unjust and deflation is expedient of two. क्या मैंने बताया? इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, UNJUST, अनजस्ट, एंड डिफ्लेशन, DEFLATION, डिफ्लेशन इज एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट ऑफ टू, कॉमा दो, लिखो, हो गया? कॉमा लिखो, फिर कॉमा के बाद लिखो डिफ्लेशन इज वर्स, डिफ्लेशन इज वर्स, WORAC, वर्स, दिस इज द व्यू ऑफ, दिस इज द व्यू ऑफ, है ना? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज एक्सपीडियंट ऑफ टू, डिफ्लेशन इज वर्स, दिस इज द व्यू ऑफ, इसका व्यू है ना? तो ए ऑप्शन में है JM केन्स, बी में है JR हिक्स, और सी में है मार्शल, और डी में है AC पीगू। इसका सही आंसर होगा JM केन्स। JM केन्स को कैसे लिखिएगा? तो पहले J लिखिए, फिर M लिखिए, और केन्स, ठीक है ना? ऐसा JM केन्स। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है? हम्म बात कर लिए, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो JM केन्स है, JM केन्स हुआ। यहाँ क्वेश्चन सुनिए, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज एक्सपीडियंट ऑफ टू, डिफ्लेशन इज वर्स, दिस इज द व्यू ऑफ, किसका व्यू था? इसका सीधा आंसर लिख देना, JM केन्स का था, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आपसे क्वेश्चन है, ठीक है? इन्फ्लेशन, है ना? क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स from an excess demand over the available supply is, inflation results from an excess demand over the available supply is, ठीक है? अब चार तो ऑप्शन है, उसको सुनिए। पहला ए ऑप्शन में है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बी में है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सी में आइदर ए और बी, और डी में नन ऑफ दीज, है ना? इसमें पहला, इसका जो सही आंसर होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं क्वेश्चन को और उसका आंसर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यही बोला, क्वेश्चन नंबर 4 को सुनिएगा, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एन excess demand over the available supply is, अब इसका आंसर होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आई है, डिफ्लेशन इज, डिफ्लेशन इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? डिफ्लेशन, DE, डिफ्लेशन का स्पेलिंग क्या है? डिफ्लेशन इज, ये क्वेश्चन है, और इसका चार ऑप्शन है। ऑप्शन में यही है कि डिफ्लेशन इज माने डिफ्लेशन क्या होता है? पहला ए ऑप्शन में ए सिचुएशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, बी ऑप्शन में है ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, और सी ऑप्शन में है ए सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज, है ना? डिफ्लेशन इज चार ऑप्शन है, ए सिचुएशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, बी में सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, सी ऑप्शन में सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस,
डी में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा, है ना, ए सिचुएशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, यानी डिफ्लेशन इज, इसका आंसर हो जाएगा ए सिचुएशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, लिख लिया आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम। अब चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है दी डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, बी ऑप्शन में है दी एक्सेस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और सी ऑप्शन में है दी डिफिशियंसी ऑफ सप्लाई, और डी में है दी एक्सेस ऑफ सप्लाई। है ना, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स। क्वेश्चन क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स, ये क्वेश्चन हो गया, रिजल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, बस। अब चार्ट हो इसका, ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है दी डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, बी ऑप्शन में है दी एक्सेस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, सी ऑप्शन में है दी डिफिशियंसी ऑफ सप्लाई, और डी ऑप्शन में है दी एक्सेस ऑफ सप्लाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, दी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लिख लीजिए, दी डिफिशियंसी, दी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, दी डिफिशियंसी, दी डिफिशियंसी, दी डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स मैंने बता दिए। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, देखिए, साइक्लिकल, साइक्लिकल, एस वाई, है ना, CLICAL, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट arises due to, due to cyclical unemployment arises due to, है ना। तो इसका चार्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है सीजनल फ्लैक्चुएशन इन डिमांड, पहला ऑप्शन है सिचुएशन, पहला ऑप्शन में सुनिए, पहला ऑप्शन में है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू। अब चार्ट ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन में है सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, बी ऑप्शन में है डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, और डी ऑप्शन में है लेबर इमोबिलिटी, और डी ऑप्शन में है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, है ना। तो इसका सही आंसर होगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, जो ऑप्शन नंबर बी है, डिप्रेशन फेज। क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना, डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन फेज, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, CYCLE साइकिल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए आप, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको सुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताइए। स्ट्रक्चरल, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट arises ड्यू टू, देखिए, ड्यू टू, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट arises ड्यू टू, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट arises ड्यू टू क्यों होता है, तो इसका चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है कि डिफिशियंसी, DEF,
डिफिशियंसी, इन इफेक्टिव डिमांड। पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में है स्ट्रक्चरल, STRUCT, RIGIDITIS। चेंजेस। अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, डी ऑप्शन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। आप क्वेश्चन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये हुआ था, 8 था ना, 9 था। नहीं, ये 8 होगा ये। 9 कहाँ से होगा? ये आपका 8 होगा क्वेश्चन। ठीक है। क्या है कि आपको, ठीक है चलिए जो भी हो, सीरियल नंबर आगे पीछे होगा। अच्छा, 10 कर दे रहे, इसके अनुसार 10 कर रहे हैं। ठीक है। ये सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है। 10, अगर मान लीजिए 10 ही है, जो भी हो। देखिए, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपको, मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें, इस चैप्टर में इन्फ्लेशन का तो मतलब जानना जरूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उसका कैसे मेजर्स होते हैं, मतलब। हम्म। और इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं। तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं। जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है ना। और वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना। और और थोड़ा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑन मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑन मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, एक ये हो गया। फिर एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। एक होता है मिक्स्ड डिमांड पुल कॉस्ट पुश, मिक्स्ड डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है ना। ये हो गया आपका ये। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन के बारे में बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बाद में समझाएंगे। हम्म। जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लिख रहे हैं आप लोग ना। चलिए आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। फ्रिक्शनल, FRICTIONL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन अनएम्प्लॉयमेंट arises ड्यू टू, ड्यू टू, है ना। क्वेश्चन है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट arises ड्यू टू। अब इसका 4 ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर बी between losing one job and the answer. Lack of necessary skills for a particular job. The all the above. तो इसमें से कौन सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम्म ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये हो गया। और एक इसका जो ठीक है, चलिए, अब जो भी उसका है, अभी आप इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में लिखिए। अब ये है आपको टॉपिक है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन नंबर वन लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन लिखिए ट्रू फॉल्स में। सबसे पहले लिखिए कि स्टैगफ्लेशन। आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION. Stagflation refers to situation which is characterized CHARACTERISED, characterized by inflation and rising unemployment। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है आपका ट्रू, है ना। अब क्वेश्चन नंबर टू, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन को। Stagflation refers to situation which is characterized by inflation and rising unemployment। ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा है दूसरा है कि फ्राइड मैन। दूसरा है कि फ्राइड, एफ स्पेलिंग सुनिए, FRIED, फ्राइड मैन, MAN, फ्राइड मैन सेड, कहा, SAID, सेड, Friedman said inflation is always. Friedman said inflation is always and every. Friedman said inflation is always and every where a monetary phenomena, है ना, where a monetary phenomena। मॉनेटरी का स्पेलिंग क्या है? MONE, मॉनेटरी, TARY, मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी फेनोमेना, PHEN फिर से लिखिए, PHENOMENON, फेनोमेना। तो ये इसका आंसर होगा ट्रू, है ना। तो एक बार स्पीड में बोल देता हूँ। Friedman said inflation is always and every where a monetary phenomena, इसी ट्रू हो जाएगा। और थर्ड नंबर में लिखिएगा, सेकंड वाला भी मैंने ट्रू कहा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज ए क्रोनिक प्रॉब्लम, है ना। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, in underdeveloped countries unemployment is a chronic problem। ट्रू है, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, है ना, क्रोनिक प्रॉब्लम है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर
3 को मैंने बता दिया ट्रू होगा। क्या था क्वेश्चन नंबर 3? इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज ए क्रोनिक प्रॉब्लम, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रियल वेज रिजिडिटी, रियल वेज रिजिडिटी स्पेलिंग आर, रियल वेज तो लिख लिए। अब रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी इज द कॉज ऑफ वेट अनएम्प्लॉयमेंट, ये ट्रू होगा। ये क्या होगा? ट्रू। रिजिडिटी, रियल वेज रिजिडिटी इज द कॉज ऑफ वेट अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जॉब सर्च is the reason of frictional unemployment. Job search is the reason of frictional unemployment. तो ये ट्रू होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रू फर्स्ट पांचों इसमें ट्रू है ना। नेक्स्ट में आइए फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। फिल इन दी ब्लैंक्स, इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखिए कि पहला लिखिए कि पहला क्वेश्चन है कि लेबर फोर्स, है ना, ठीक है, लेबर फोर्स इज द सेम, है ना, इज द सम ऑफ डैश 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 एंड डैश 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 वर्कर्स। लेबर फोर्स इज द सम ऑफ डैश डैश, दो जगह खाली स्थान है, डैश डैश एंड डैश डैश वर्कर। क्या भरिएगा यहाँ पर? पहला तो है, जो पहला है लेबर फोर्स इज द सम ऑफ, ठीक है, इसमें पहला वाला हम भराएगा इम्प्लॉय, इम्प्लॉयड। लेबर फोर्स इज द सम ऑफ इम्प्लॉयड, इम्प्लॉयड पहला जो इम्प्लॉयड, और दूसरा जो है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। एक एम्प्लॉयड होगा और एक होगा अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं। नंबर 2, तुम आइए, है ना। इफ, इफ अनएम्प्लॉयमेंट, if unemployment is of long term, it will be dash dash dash, बोलता है if unemployment is of long term it will be। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा इसको लिख लीजिए, है ना, वेट अनएम्प्लॉयमेंट। इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ लॉन्ग टर्म इट विल बी कॉल्ड वेट, खाली जो वेट, वेट अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, वेट अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज द result, inflation is the result of increase in the cost of production. This of inflation is known as, अब बोलता है इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज,
कैसा इन्फ्लेशन कहा जाता है इसको, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिखिए, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम्म चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। हम्म अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू केन्स, अकॉर्डिंग टू केन्स, अकॉर्डिंग टू केन्स, फुल employment means the absence, एब्सेंस का स्पेलिंग सी होगा, एब्सेंस, अकॉर्डिंग टू केन्स फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ, खाली जगह भरना है। अकॉर्डिंग टू केन्स फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द एब्सेंस ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग लिखिए, इसका आंसर होगा, है ना, इनवॉलेंट्री, INVOLUNTARY, इनवॉलेंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि नेचुरल रेट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट is the sum of, natural rate of unemployment is the sum of dash 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 and dash 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 dash, ये खाली जगह भरना है। तो देखो, यहाँ पर जो खाली जगह पर भरा आएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सम ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें भरे पहला जो होगा फ्रिक्शनल होगा, है ना। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सम ऑफ फ्रिक्शनल, जो पहला खाली स्थान वहां पर क्या भराएगा? फ्रिक्शनल। और दूसरा जो है एंड स्ट्रक्चरल, तो पहला क्या भराएगा? फ्रिक्शनल, ठीक है, फ्रिक्शनल। और दूसरा जो भराएगा एंड एंड फ्रिक्शनल, और दूसरा भराएगा एंड स्ट्रक्चरल। ये 5 तो फिल इन दी ब्लैंक्स मैंने आपको दिया, 5 मैंने आपको ट्रू फॉल्स बताया, और करीब करीब नॉट ऑब्जेक्टिव बताया, है ना। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव जो है इसको लिखिए, छूट गया था, उसको लिखिए। हम्म ये जो भी हो, आप लिखिए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोड, COD कोड originates, ORGINAT, originate as a demand pull inflation, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड originate as a demand pull inflation,
अब इसमें आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है दी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। बी ऑप्शन में है इंक्रीज इंक्रीज इन द रेट ऑफ सी द डिमांड द डिमांड फॉर मनी। और जो डी ऑप्शन है, देखिए, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें से कौन सही होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ये आपका सही आंसर होगा। इस तरह से मैं आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए, कॉपी में उतारिए। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप खुद, आपका दिमाग स्क्रीनशॉट बन जाएगा। आपको जब कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उसको सुनकर लिखिए कॉपी में, फिर देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ बताने में, है ना। करेक्शन भी तो करना पड़ता है, समटाइम्स मिस्टेक हो जाता है। तो इसको जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, है ना। और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आपका माक्रो इकोनॉमिक्स का बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट में आपका दूसरा का भी वीडियो बनेगा। ठीक है। दूसरा अभी मैं आपको धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, है ना। मैं भी एंड कर रहा हूँ।